नेक्स्ट क्लास से, तो इसलिए आपको बिल्कुल टाइम पे आना है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपकी क्लास में मेंसुरेशन या फिर क्षेत्रमिति यूनिट को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और कुछ कॉन्सेप्ट को हम आज पढ़ेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े वो कौन कौन से थे? एक तो हमने पढ़ा था कि 2D शेप्स क्या होती हैं या फिर द्विविमीय आकृतियां क्या होती हैं। उसमें हमने पढ़ा कि जिनकी या तो लंबाई हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों चीजों में से कोई दो चीज होनी चाहिए। या तो वो लंबाई चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई ना हो, या फिर चौड़ाई और ऊंचाई हो, लंबाई ना हो, या फिर लंबाई और ऊंचाई हो, चौड़ाई ना हो। तो कोई भी अगर दो चीज उसमें प्रेजेंट है तो उसे हम द्विविमीय या फिर 2 डायमेंशनल शेप कहते हैं। फिर हमने सीमा, परिमाप, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा कि सीमा क्या होती है, सीमा चारों ओर की बाउंड्री को बोलते हैं। फिर परिमाप क्या होता है, उस सीमा की लंबाई को परिमाप बोलते हैं। और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा कि कोई भी आकृति जितना स्थान घेरती है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो चलिए अब इसी पे आधारित हमें क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन आपको दिया है कि एक समचतुर्भुज है जिसका हमें परिमाप ज्ञात करना है, जिसकी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को सभी पहले ध्यान से पढ़ेंगे, हमें क्या दिया गया है, हमसे क्या पूछा है, और फिर सभी बच्चों को पेपर पेन की हेल्प लेके यू सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप हमें दिया है, सॉरी, जिसका परिमाप हमें ज्ञात करना है और हमें उसकी एक भुजा की माप दी हुई है। हमें एक भुजा की माप दी हुई है जो कि क्या है, 3 सेंटीमीटर है, जो कि 3 सेंटीमीटर है। पहले देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज आपने पहले पढ़ा होगा जब आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी। जब आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी तब आपने समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा होगा, और उस समचतुर्भुज का फिर हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि परिमाप क्या होता है, तो उस समचतुर्भुज का आपको परिमाप ज्ञात करना है। भुजा की माप हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। अच्छा, आप आराम से अपना टाइम लीजिए। अभी 5:37 हो रहे हैं, 5:39 या फिर 39 मिनट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास अभी पूरे 2 मिनट हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी बच्चा आंसर गलत नहीं करेगा। और सॉल्व सभी बच्चों को करना है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो सॉल्व ही ना करे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है। सॉल्व सभी बच्चों को करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि काफी बच्चों का आंसर सही है, बिल्कुल। देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि समचतुर्भुज क्या होता है तो आप अपने नोट्स से देख सकते हैं। आप अपने ज्योमेट्री के नोट से देख सकते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। हमें समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। हमें समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी हमें एक भुजा की माप दी हुई है, जो है 3 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। देखिए, ट्राई सभी बच्चों को करेंगे, ट्राई सभी बच्चे करेंगे, एटलीस्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हो कि जो सॉल्व नहीं करे। कोशिश कीजिए सही सॉल्व हो।
अगर गलत भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्व सभी बच्चों को करना है। चलिए 20 सेकंड और वेट करते हैं, 20 सेकंड और वेट करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। 20 सेकंड हम और वेट करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। हमें पेरीमीटर निकालना है रोम्बस का। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस whose one side length is 3 सेंटीमीटर, जिसकी एक भुजा की माप दी हुई है 3 सेंटीमीटर। 10 सेकंड और वेट करते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया वो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया वो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी मैं पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है या कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है तो कमेंट में आंसर कर सकता है, तो वो बच्चा कमेंट में आंसर कर सकता है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हमें दिया गया है हमें एक समचतुर्भुज, हमें एक समचतुर्भुज या फिर रोम्बस का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है, जिसकी एक भुजा की माप दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो बात आती है कि यह समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज आपने ज्योमेट्री में देखिए पढ़ा होगा। उज्जवल नाम से जो भी बच्चा है आप प्लीज अपने आप को म्यूट पर कर लीजिए, ठीक है। तो आपने समचतुर्भुज पढ़ा होगा। समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उस चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज कुछ आपने इस तरह से पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। मान लीजिए मैं इसका अगर नाम देना चाहूं तो यह है ए बी सी डी नाम से कोई समचतुर्भुज है। यह ए बी सी डी, यह एबीसीडी नाम से कोई समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं ही बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये मैं डंडे क्यों लगा रहा हूं, इस तरह की मैंने जो लाइन खींची है ये बराबर लाइन को दर्शाने का एक तरीका होता है। जैसे कि ए बी बराबर बी सी है तो मैंने देखिए दोनों पे एक एक डंडा खींचा हुआ है, और इसमें इस केस में चारों भुजाएं बराबर है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, इसलिए मैंने चारों पे एक एक डंडा लगा दिया है। तो समचतुर्भुज की परिभाषा यही होती है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो यह हमारा समचतुर्भुज है। अब देखिए समचतुर्भुज में एक भुजा की माप दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर। एक भुजा की माप अगर 3 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ए बी को मैं मान रहा हूँ, ए बी भुजा की माप मुझे 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मैं बाकी की भुजाओं की माप कैसे ज्ञात कर सकता हूं। अभी हमने देखा कि समचतुर्भुज में सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। अब अगर सभी भुजाओं की बराबर माप होती है तो सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर के बराबर ही होंगी, यानी कि ए बी के बराबर ही होंगी। तो बीसी का मान भी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, सीडी का मान भी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा और एडी का मान भी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि परिमाप क्या होगा इसका। परिमाप हमने पढ़ा था कि परिमाप किसी बंद आकृति के चारों ओर की लंबाई होती है, चारों ओर की लंबाई होती है, चारों ओर की लंबाई होती है। तो मान लीजिए मैं पॉइंट ए से चलता हूं, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, पॉइंट ए से चलता हूं। पॉइंट ए से पहले मैं पॉइंट बी पे गया, पहले मैं पॉइंट बी पे गया तो मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, ए बी कवर किया। ए से पहले मैं बी पे गया तो मैंने ए बी कवर किया। फिर मैं बी से सी पे गया, फिर मैं बी से सी पे गया तो मैंने क्या कवर किया, मैंने बी सी सब कवर किया। फिर मैं देखिए सी से डी पे गया, फिर मैं सी से डी पे गया तो मैंने क्या कवर किया, मैंने सी डी को कवर किया। और फिर मैं डी से फाइनली उसी पॉइंट पे आ गया वापस से पॉइंट ए पर, तो मैं वहीं पहुंच गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो इस केस में मैंने क्या कवर किया, इस केस में मैंने डी ए कवर किया, इस केस में मैंने डी ए कवर किया। तो मेरा परिमाप यही तो होगा कि मैं जिस पॉइंट से चला था चारों तरफ घूम के मैं वापस से उसी पॉइंट पे आ गया हूं, तो मैंने कुल लंबाई कितनी तय की। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि सभी का मान 3 सेंटीमीटर है, ए बी भी 3 सेंटीमीटर है,
बीसी भी 3 सेंटीमीटर है, सीडी भी 3 सेंटीमीटर है, और डीए को मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, डीए भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी थी। सबसे पहले तो कि समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, और दूसरी चीज कि हम परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये सभी बच्चों को समझ में आया, कमेंट करके बताइए एक बार। ये ये सभी बच्चों को समझ में आया कि समचतुर्भुज का परिमाप हमने कैसे ज्ञात किया, समचतुर्भुज का परिमाप हमने कैसे ज्ञात किया। बहुत ही आसान है, देखिए हमें एक भुजा दी हुई थी तो चारों भुजा की माप वही होगी। एस के इंडिया के नाम से कोई बच्चा है, उन्होंने लिखा है नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या, एस के इंडिया के नाम से जो बच्चा है। यस सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा आपने अभी ज्वाइन किया, तो देखिए एस के इंडिया के, आपको है ना बाद में क्लास के बाद में समझाया जाएगा, क्योंकि काफी बच्चों को समझ आ चुका है। अगर हम दोबारा रिपीट करेंगे तो थोड़ा उनका टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा एक तरह से। तो आप क्लास के एंड में रुक जाना, आपको क्लास के एंड में समझा दिया जाएगा ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए हम आज के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा सी, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, या फिर त्रिभुज का परिमाप। अब आप बोलोगे कि सर परिमाप तो हमने पढ़ लिया था, बिल्कुल परिमाप हमने पढ़ लिया था। तो अब हम विभिन्न विभिन्न आकृतियों के परिमाप के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, या त्रिभुज के परिमाप कैसे हम ज्ञात करते हैं। वैसे इस पे बेस्ड आपने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो इसे हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाई का योग होता है। तीनों भुजाओं की जो कुल लंबाई है वही त्रिभुज का परिमाप होती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए यह कोई एक त्रिभुज है, यह कोई एक त्रिभुज है। अच्छा इस त्रिभुज का नाम मैं दे रहा हूं पी क्यू आर, इस त्रिभुज का मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू आर, जिसकी भुजा पी क्यू दी हुई है हमें ए, और भुजा पी आर हमें दी हुई है बी, और भुजा क्यू आर हमें दी हुई है सी। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए मान लीजिए मैं पॉइंट पी से चलना शुरू करता हूं, मैं पॉइंट पी से चलना शुरू करता हूं। तो मैं पॉइंट पी से आर गया, पॉइंट पी से सबसे पहले मैं पॉइंट आर गया। तो पॉइंट पी से आर तक जाने में मैंने कितनी दूरी तय करी, मैंने ये बी दूरी तय करी। पॉइंट पी से आर तक जाने में मैंने कितनी दूरी तय करी, पी आर। फिर मानिए मैं आर से क्यू चाहता हूं, फिर मैं आर से क्यू जाता हूं। तो आर से क्यू जाने में मैंने कितनी दूरी तय करी, क्यू। और फिर मैं क्यू से पी वापस जाता हूँ, क्यू से पी वापस जाता हूँ। तो देखिए मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया जहां से मैं चला था, पी पॉइंट पे। और इस केस में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी दूरी तय करी, क्यूपी, क्यूपी। तो देखिए पी आर का मान हमें दिया है बी, आर क्यू का मान हमें दिया है सी, और क्यूपी का मान हमें दिया हुआ है ए। तो देखिए यहाँ पे हमें तीन भुजाएं दी हुई थी, ए बी और सी, और तीनों ही यहाँ पे आ गई हैं इसके परिमाप में, बी प्लस सी प्लस ए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए अब आपने पढ़ा होगा, जब हम आपने ज्योमेट्री पढ़ा था, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज के तीन प्रकार आपने पढ़े होंगे, एक तो समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, और एक विषम बाहु त्रिभुज, या फिर जिन्हें इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल भी कहा जाता है। मैं एक बार इनकी डेफिनेशन रिवाइज करा देता हूं जिससे आपको थोड़ा याद आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। उस त्रिभुज को हम समबाहु या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता था, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती थी, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता था, दो भुजाएं बराबर होती थी।
उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते थे। और विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता था या फिर स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता था, इसमें तीनों भुजाएं अलग नाप की होती थी, तीनों भुजाएं अलग माप की होती थी, तीनों भुजाओं की माप अलग होती थी, तो उसे हम विषम बाहु या फिर स्केलेन ट्राइंगल कहते थे। देखिए जैसे नीचे की चित्र बना के आपको समझाया भी गया है। यह आपका एक ट्राइंगल है, यह आपका एक ट्राइंगल है जो कि येलो कलर से हाईलाइट किया गया है। उसमें देखिए समबाहु में आपको क्या है, तीनों ही साइड ए ए ए, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, इसलिए तीनों भुजाओं की बराबर माप दी हुई है। तीनों भुजाओं की माप क्या है, ए ए ए। अगर मैं इनका परिमाप निकालना चाहूं, मान लीजिए मैं इसका पेरीमीटर यहां निकाल रहा हूं नीचे, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालना चाहूं या फिर परिमाप निकालना चाहूं, अभी के लिए मैं परिमाप को पी से दर्शा रहा हूं, परिमाप को मैं पी से दर्शा रहा हूं। तो अभी हमने पढ़ा त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, जैसे आपने इस वाली डेफिनेशन में पढ़ा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाई त्रिभुज का परिमाप होता है। तो देखिए हम यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजा हमें दी हुई है यहाँ पे ए के बराबर, तो ए प्लस ए प्लस ए, यह कितना हो जाएगा 3a, यह हो जाएगा हमारा 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा 3a, जहां पे a क्या है, जहां पे a किसी भुजा की लंबाई है, जहां पे a किसी भुजा की लंबाई है। देखिए ये यहाँ लिखकर भी आपको दिया गया है p बराबर 3a, यह आपका परिमाप ही है। मैं यहाँ लिख देता हूं, यह आपका परिमाप ही लिख के दिया गया है। यहाँ पे परिमाप को p से दर्शाया गया है, परिमाप को p से दर्शाया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये p बराबर 3a कहां से आ गया, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये p बराबर 3a कहां से आ गया। ये यहाँ से आता है, जो मैंने नीचे सॉल्व करके दिखाया है वही यहाँ पे लिखा गया है, p बराबर 3a। देखिए चलिए अब समद्विबाहु त्रिभुज में निकाल के देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में हमारा परिमाप कितना आएगा। आप अगर समद्विबाहु त्रिभुज को देखें तो डेफिनेशन तब समद्विबाहु त्रिभुज की होती है जिसमें दो भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पे हमें दो भुजाएं बराबर दी हुई हैं ए और ए, और तीसरी भुजा हमें अलग नाप की दी हुई है बी। तो देखिए इसका परिमाप कैसे निकलेगा, यहाँ भी मैं परिमाप को पी से दर्शा रहा हूं। तो परिमाप हमने देखा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। तो त्रिभुज की तीनों भुजा क्या दी हुई है, ए, दूसरी भुजा में दी हुई है ए, और तीसरी भुजा में दी हुई है बी। तो ए और ए तो हमारा कितना हो जाएगा 2a, प्लस आ जाएगा बी। अब इनको आगे हम नहीं जोड़ सकते हैं ए को बी में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि समान पदों को ही जोड़ा जा सकता है। तो देखिए ए 2a प्लस बी जो हो गया वो हमारा इस त्रिभुज का परिमाप हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। इसी प्रकार अब हम आते हैं विषम बाहु त्रिभुज पे। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें तीनों ही भुजाएं अलग माप की होती हैं, तीनों ही भुजाएं अलग माप की होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है। एक भुजा हमें दी हुई है ए, दूसरी भुजा हमें दी हुई है बी, और तीसरी भुजा हमें दी हुई है सी। तो देखिए इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह से हम तीनों भुजाओं का योग करेंगे। तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो क्या आएगा, P बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो वही परिमाप को यहाँ पे लिखा गया है, वही परिमाप को यहाँ पे लिखा गया है विषम बाहु त्रिभुज या फिर स्केलेन ट्राइंगल के केस में। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ आ जाएगा। आपको तो बस कोई त्रिभुज दिया गया है, उसकी आपको तीनों भुजाओं का योग कर देना है, वह आपका परिमाप हो जाएगा। यह सभी बच्चों को समझ में आया कि परिमाप त्रिभुज का कैसे ज्ञात करना है। कमेंट सेक्शन में, कमेंट में आप आंसर करके बताइए कि सभी बच्चों को यह समझ में आया कि परिमाप कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, ये समझ में आया आपको। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूं, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है। आपको एक पार्क दिया हुआ है, आपको एक पार्क दिया गया है जो कि त्रिभुजाकार है। उस पार्क का आपको परिमाप ज्ञात करना है।
उस पार्क का आपको परिमाप ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, आप सॉल्व करते टाइम, जोड़ते टाइम गलती ना करें। जोड़ते टाइम जरूर गलती हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यह क्वेश्चन कोशिश करेंगे सभी बच्चे सही सॉल्व करने की। सभी बच्चों का क्वेश्चन यह सही सॉल्व होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको एक त्रिभुजाकार पार्क दिया गया है, उसकी तीनों भुजाएं आपको दी हुई हैं, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ गया। 20 सेकंड और वेट करते हैं हम, 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद इसे सॉल्व करेंगे। 20 सेकंड के बाद इसे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एक हमें ट्रायंगुलर पार्क दिया गया है, उसकी तीनों साइड्स हमें दी हुई हैं, और तीनों साइड्स हमें गिवन है, और उनके द्वारा हमें पेरीमीटर या फिर परिमाप ज्ञात करना है। 10 सेकंड, 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन, सॉरी, पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है तो वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। तो वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। देखिए, आपको एक पार्क दिया गया है, आपको यह पार्क दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यह एक ट्रायंगुलर पार्क है। अगर आप देखेंगे तो यह एक ट्रायंगुलर या फिर त्रिभुजाकार पार्क है। तो इस त्रिभुजाकार पार्क की हमें एक भुजा दी हुई है 90 मीटर, दूसरी भुजा हमें दी हुई है 70 मीटर, और तीसरी भुजा हमें दी हुई है 40 मीटर। तो अभी हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम तीनों भुजाओं का योग करते हैं। हम तीनों भुजाओं का योग करते हैं, तीनों भुजाओं का योग करते हैं। तो देखिए, इस त्रिभुजाकार पार्क का अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का आपस में योग करेंगे। हमें पहली भुजा दी हुई है 90 मीटर, दूसरी भुजा हमें दी हुई है 40 मीटर, और तीसरी भुजा हमें दी हुई है 70 मीटर। तो देखिए, सबसे पहले मैं 90 और 40 को योग कर रहा हूं। 90 और 40 का योग करने पर मुझे मिलेगा 130 मीटर, और फिर मैं इस 70 मीटर को इसमें ऐड करूंगा। तो 130 और 70 मीटर का अगर मैं ऐड करूं तो यह हो जाएगा मेरा 200 मीटर। यह हो जाएगा मेरा 200 मीटर, जो कि क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बिल्कुल, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको तीनों भुजाएं दी हुई थी एक त्रिभुजाकार पार्क की, और तीनों भुजाएं अगर दी हुई थी तो उसके द्वारा हमें योग करके उसका परिमाप ज्ञात करना था। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 या फिर 11 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करेगा। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, और ट्राई कीजिए आप सही सॉल्व हो। यह अच्छा क्वेश्चन है, यह अच्छा क्वेश्चन है। आपको त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 18 मीटर, और उसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है। और उसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो दिया गया है 2:3, सॉरी, आपको अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, या फिर 2:3:4। तो हमें सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। यह थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यह अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। इसलिए आप इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे। इसलिए आप इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे।
आप इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे। आपको तीनों साइड्स नहीं दी हुई हैं, तीनों साइड्स का अनुपात दिया हुआ है। तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है। क्या अनुपात दिया गया है? 2:3, 3:4, या फिर 2:3:4। आपको तीन साइड्स का अनुपात दिया गया है और पेरीमीटर या फिर परिमाप बताया गया है। तो आपको उनकी सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए अभी 5:59 हुई है या 5:59 हुए हैं। इसे हम 6:02 पे सॉल्व करेंगे। इसे हम 6:02 पे सॉल्व करेंगे। आपके पास पूरे 3 मिनट हैं। आप इसे आराम से सॉल्व कीजिए, आपके पास पूरे 3 मिनट हैं। भुजाओं का अनुपात आपको दिया है 2:3:4, या फिर 2:3:4। और आपको त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 18 मीटर। और अब आपको त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। सॉल्व सभी बच्चों को करना है। देखिए सॉल्व सभी बच्चों को करना है। ट्राई कीजिए सही सॉल्व हो, अगर गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्व सभी बच्चों को करना है। सॉल्व आप सभी बच्चों को करना है। 6 बज गए हैं, 2 मिनट हैं आपके पास। तो अगर किसी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है तो वो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। देखिए कैलकुलेशन जब भी आप जोड़ गुणा बाकी घटाव ये सब चीजें करें तो आप ध्यान पूर्वक करें। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हमें क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, तो हमें वो गलती नहीं करनी है। 1 मिनट और है, 1 मिनट बाद सॉल्व करेंगे। 6:01 हो गई है, 1 मिनट बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है या फिर अभी तक आंसर नहीं किया है तो वो जल्दी से सॉल्व करके पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। देखिए ध्यान देना है, हमें यहाँ पे भुजाएं नहीं दी हुई हैं, हमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तीस सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। 30 सेकंड में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो वो जल्दी से सॉल्व करें। 10 सेकंड और वेट करते हैं। 10 सेकंड में हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, अभी इसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। मैंने कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया है। लेकिन केवल देखिए वही बच्चा आंसर करे जिसने नहीं किया है, जो आंसर नहीं कर पाया है पोल सेक्शन में। जिसने कर दिया है तो आपका आंसर सबमिट हो गया है। आपको बार बार कमेंट कमेंट में बताने की जरूरत नहीं है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप हमें दिया हुआ है 18 मीटर। और हमें उनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। तो देखिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लिए कोई ट्राइंगल इस तरह से है। अभी मुझे उसकी तीनों भुजाओं का क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। तो मुझे नहीं पता कि, मान लीजिए अभी मैं इस त्रिभुज को नाम दे देता हूं ए बी सी। तो मुझे नहीं पता ए सी भुजा की क्या लंबाई है, ए बी भुजा की क्या लंबाई है, या फिर बी सी भुजा की क्या लंबाई है। लेकिन मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए मैं इसे मान लेता हूं, क्योंकि ये देखिए अनुपात इनका दिया हुआ है हमें 2:3:4। तो जो भी भुजा की लंबाई मानेंगे वह इसी अनुपात में होनी चाहिए। वह इसी अनुपात में होनी चाहिए।
देखिए इसका मतलब क्या है, इसी अनुपात में होनी चाहिए। मान लीजिए मैं एक भुजा की लंबाई मान लेता हूं 2x। अब आप बोलोगे कि सर एक्स से आपने गुणा क्यों किया? देखिए एक्स से मैंने इसलिए गुणा किया, एक्स जरूरी नहीं है आप एक्स से गुणा करो, आप वाई जेड या कुछ भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैंने ये गुणा इसलिए किया क्योंकि हो सकता है देखिए इसकी भुजा की लंबाई 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो के गुणांक में ही होगा। लेकिन दो के गुणांक में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अनुपात हमारा 2 आ रहा है ना, तो यह 2 के गुणा में ही होगा। देखिए इसी तरीके से मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे एक्स से गुणा कर रहा हूं, तो मैं सभी भुजाओं में फिर एक्स से ही गुणा करूंगा। मान लीजिए यह 2x हो गया, तो मेरी दूसरी भुजा क्या हो जाएगी 3x, और मेरी तीसरी भुजा क्या हो जाएगी 4x। अभी अगर आप इन तीनों भुजाओं का अनुपात निकालोगे, अगर आप अभी इन तीनों भुजाओं का अनुपात निकालोगे, 2x अनुपात 3x अनुपात 4x, तो देख x सभी में कॉमन है, x सभी में उभयनिष्ठ है, तो ये सभी में कैंसिल हो जाएगा, ये सभी से कैंसिल हो जाता है, इससे भी और इससे भी। तो मेरा अनुपात, फाइनल अनुपात क्या आ जाएगा, 2:3:4। देखिए इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको किसी एक चीज से, एक चर मान से आपको गुणा करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ x से गुणा किया है। अभी चलिए इसे मैंने बस आपको यह इसलिए करके दिखाया था कि देखिए हमारा अनुपात बाद में वही रहना चाहिए जो अनुपात हमें दिया हुआ है। इस केस में हमें दिया हुआ है 2:3:4, तो इसलिए वही मैंने माना है भुजाओं का। तो देखिए अभी हमारी भुजाएं क्या हो गई हैं, 2x 3x और 4x, और हमें परिमाप दिया हुआ है 18 मीटर। तो परिमाप हम जानते हैं, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो ये हमारी तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी है, बी सी है, और ए सी है। तो देखिए आइए अब हम मान को पुट करते हैं, मान को इसमें रखते हैं। परिमाप हमें दिया है 18 मीटर, ए बी का मान हमें दिया है 3x, या फिर हमने माना है 3x, हमने बीसी का मान माना है 4x, और हमने एसी का मान माना है 2x। तो देखिए यहाँ तो 18 मीटर ही था, यहाँ 3x और 4x कितना हो गया, 7x। और पहले मैं 3x और 4x को चलिए जोड़ देता हूँ। पहले मैं 3x और 4x को जोड़ा तो मैंने आया 7x, और इसमें मैंने लिख दिया 2x एज इट इज, जैसा यहाँ पे 2x है वैसा ही यहाँ पे 2x लिख दिया। फिर यहाँ तो 18 मीटर ही रहा, और 7x और 2x कितने हो गए, 9x। 7x और 2x हो गए यहाँ पे 9x। देखिए अब मैं दोनों तरफ 9 से भाग कर रहा हूं, दोनों तरफ 9 से भाग कर रहा हूं। तो जब मैंने यहाँ पे 9 से भाग किया और यहाँ पे 9 से भाग किया, यहाँ पे 9 से भाग करने पे मुझे कितना मिलेगा, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे तो आ जाएगा मेरा 2 मीटर। और यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा, x। तो मेरा देखिए यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया मेरा 2 मीटर। लेकिन यह आपकी भुजा नहीं आई है, यह आपकी भुजा नहीं आई है, ध्यान रखिए। क्योंकि आपने भुजा क्या मानी थी, एक मानी थी 2x, एक मानी थी 3x, तो एक मानी थी 4x। तो देखिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। हमारे सबसे पहले हम लेते हैं ए बी। ए बी भुजा हमने देखिए यहां से मानी हुई है 3x, तो यह थी हमारी 3x, और x का मान हमें पता है 2 मीटर, तो x की जगह मैंने रखा 3 × 2 मीटर। तो हमारी एक भुजा आ गई है 6 मीटर। फिर देखिए चल अभी हम कैलकुलेट करते हैं बीसी को। बीसी हमें दी हुई है 4x, बीसी हमें दी हुई है 4x। तो देखिए 4 की 4 और x की जगह हमने मान रखा 2 मीटर, तो यह आ गया है हमारा 8 मीटर। सेम इसी तरह से हम निकाल सकते हैं एसी का मान। एसी का मान कितना है 2x, तो 2 की जगह 2 और x की जगह रखा 2 मीटर, यह आ गया है हमारा 4 मीटर। तो यह हमारी त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई हैं, 6 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर। देखिए अब हम ऑप्शन देखते हैं, 6, 8 और 4 का कौन सा ऑप्शन है। तो आप देखोगे तो 6 और 4 और 8 का यही ऑप्शन है, इसमें 6 मीटर भी है, 4 मीटर भी है, और 8 मीटर भी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए आज परिमाप का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह परिमाप के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है, यह परिमाप के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है। हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं दी हुई हैं हमें 6 मीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, और परिमाप हमें दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर।
परिमाप हमें दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो हमें वाई का मान ज्ञात करना है। हमें वाई का मान ज्ञात करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। यह भी आसान क्वेश्चन है। यह भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको तीन भुजाएं दी हुई हैं, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और वाई सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और वाई सेंटीमीटर। और परिमाप दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो हमें वाई का मान ज्ञात करना है। जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, जल्दबाजी में किसी को गड़बड़ी नहीं करनी है। जल्दबाजी में किसी बच्चे को गड़बड़ी नहीं करनी है। कैलकुलेशन जो होती है वो आपको ध्यान से करनी है। क्वेश्चन आसान है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपने त्रिभुज के परिमाप के बारे में पढ़ा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। आपको सिर्फ वही डेफिनेशन या वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको तीन भुजाएं दी हुई हैं, जिनमें से एक भुजा 22 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो हमें वाई का मान ज्ञात करना है। 30 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आसान क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम कम दिया जा रहा है। काफी बच्चों का आंसर आ भी चुके हैं। अच्छी बात यह है, बहुत बच्चों के, मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के सही आंसर है बिल्कुल। 20 सेकंड, 20 सेकंड बचे हैं। तो अगर कोई बच्चा आंसर नहीं किया है अभी तक किसी बच्चे ने, तो वो जल्दी से आंसर करे। 10 सेकंड। 10 सेकंड में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो वो जल्दी से सॉल्व करे। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। देखिए, अगर किसी बच्चा कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया है तो कमेंट में आंसर कर सकता है। कमेंट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, तो वो बच्चा कमेंट में आंसर कर सकता है। देखिए, हमें त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो हमने अभी पढ़ा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दी हुई हैं, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहा हूँ। परिमाप मेरा होता था परिमाप मेरा होता था तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं को मैं यहाँ पे योग कर रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस वाई सेंटीमीटर। यही तो मेरा परिमाप होगा। और मेरे परिमाप का मुझे मान दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो 17 बराबर 6 + 7 + वाई। अभी 17 बराबर 6 और 7 को अगर मैं ऐड करूं तो आएगा 13। 6 और 7 को मैं ऐड करूं या जोड़ूं तो आएगा 13 + वाई। तो देखिए, मैं इसका पक्षांतरण कर रहा हूं। अब मैं 13 का पक्षांतरण कर रहा हूं। 13 यहाँ पे प्लस में है। 13 यहाँ पर प्लस में है, तो अगर मैं इसे यहां से यहां ले जाऊंगा तो यह माइनस में हो जाएगा। तो यह माइनस में हो जाएगा। या फिर आप अगर इस तरह से ना समझे, इस तरह से समझना चाहें, देखिए मैं यहां लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। 17 बराबर 13 + वाई है। अभी मैं दोनों तरफ से 13 माइनस कर रहा हूं। तो देखिए, यहां से अगर मैं 13 माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा 17 - 13। और यहाँ 13 + वाई से अगर मैं 13 माइनस करता हूँ तो ये मैंने 13 लिख दिया। अभी यहाँ पे 17 - 13 बचेगा 4। और देखिए, ये 13 + वाई है और ये -13 है। तो ये प्लस का 13 से -13 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, वाई। तो ये मेरा आ गया वाई। तो वाई का मान मेरा यहाँ से कितना आ गया, वाई का मान मेरा आ गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है मुझे ऑप्शन ए, तो मतलब मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा।
ये सभी बच्चों को समझ में आया। देखिए परिमाप पूरा समझ में आया कि त्रिभुज का परिमाप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जितने भी टाइप आपके लेवल पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, अलग अलग तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अभी आपको ये समझ में आया, तो अभी हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। देखिए हमने ट्राइंगल एरिया के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई भी किसी भी शेप का एरिया या फिर किसी भी आकृति का एरिया वह होता है जितनी की वह आकृति स्थान घेरती है। मान लीजिए कोई आकृति इस तरह की है, तो इस आकृति ने इतना स्थान घेरा हुआ है जितना, देखिए मैं रेड कलर से, रेड लाइन से हाईलाइट कर रहा हूं। इस आकृति ने इतना स्थान ही तो घेरा हुआ है पूरा। तो यही पूरा स्थान इसका क्या हो जाएगा, यही पूरा स्थान इसका एरिया हो जाएगा। यह हमने पिछली क्लास में एरिया की डेफिनेशन में पढ़ लिया था। तो यही सेम डेफिनेशन ट्राइंगल या फिर त्रिभुज पर भी लागू होती है कि किसी त्रिभुज द्वारा एक तल पर घेरा गया क्षेत्र, किसी त्रिभुज द्वारा एक तल पर घेरा गया क्षेत्र ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए यह कोई एबीसी एक हमें त्रिभुज दिया गया है, या एबीसी हमें कोई एक त्रिभुज दिया गया है। तो इस त्रिभुज ने कितना हिस्सा घेरा हुआ है, इस त्रिभुज ने इतना हिस्सा घेरा हुआ है जितना कि देखिए मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। इस त्रिभुज ने इतना ये पूरा हिस्सा घेरा हुआ है जितना कि ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है। तो यही पूरा एरिया, तो यही पूरा क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा, यही पूरा क्षेत्र इसका एरिया या फिर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। यह हम पिछली क्लास तक इस सब चीज को पढ़ चुके थे। आज हम यह पढ़ेंगे कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कैसे किया जाता है, या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए एबीसी त्रिभुज था, तो इस त्रिभुज को हमने अब ऑरेंज से पूरा हाईलाइट कर दिया। यह इतना ही स्पेस घेर रहा है जितना ऑरेंज से हाईलाइट करके दिखाया गया है, और वही उसका क्षेत्रफल या फिर एरिया हो जाएगा। तो देखिए अब इस त्रिभुज को अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्र को ज्ञात कैसे करते हैं। तो त्रिभुज में अगर आप देखोगे तो यह जो होता है, नीचे वाली जो त्रिभुज की भुजा होती है, नीचे वाली जो त्रिभुज की भुजा होती है जो कि रेड कलर से हाईलाइट की है, उस भुजा को हम बोलते हैं त्रिभुज का आधार, या फिर इंग्लिश में उसे बोलते हैं हम त्रिभुज का बेस। तो यह हमारा हो गया है त्रिभुज का बेस। और जो त्रिभुज के शीर्ष से, जो त्रिभुज के बेस होता है, त्रिभुज का जो आधार होता है, उसके सामने का जो शीर्ष होता है, त्रिभुज का आधार देखिए यहाँ पे क्या है, बीसी, और इसके बिल्कुल सामने का शीर्ष क्या है, शीर्ष से अगर इससे कोई लंबवत भुजा डाली जाए, इससे कोई लंबवत एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, ये देखिए यहाँ 90 डिग्री है। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इरेज करके दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब कि ये लंबवत डाला हुआ है। तो अगर त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज के सामने वाले शीर्ष से एक लंबवत भुजा खींची जाए, वह त्रिभुज की क्या कहलाती है, वह त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है, वह त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। तो देखिए इसमें हमें दो चीजें दी हुई हैं त्रिभुज में। एक तो त्रिभुज का आधार दिया गया है जो कि यहाँ पे क्या है, जो कि है आधार बीसी। यहाँ पे त्रिभुज का आधार मैं लिख देता हूं, आधार हमें दिया हुआ है बीसी, और त्रिभुज की ऊंचाई हमें दी हुई है ए। और मान लीजिए अगर मैं इसको एम नाम दूं, इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर एम नाम दूं तो ये हमारा हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई हो गई है हमारी ए एम। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या फिर अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यह होगा हमारे त्रिभुज का सूत्र। तो अगर मैं देखिए, ये पॉइंट को हमने एम का नाम दिया था, अगर मैं इसमें हम वैल्यू पुट करें इस ट्राइंगल के हिसाब से, जो हमें ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, तो क्या जाएगा, 1/2 यह हो गया। बेस हमारा क्या हो गया यहाँ पे, बीसी, बेस हमारा हो गया है बीसी। और हाइट हमारी कितनी हो गई है, हाइट हमारी ये वाली होती है जो कि देखिए ग्रीन कलर से हाईलाइट है, जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइट है, ये हो गई हमारी हाइट। तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ए एम। तो मेरा एरिया इस त्रिभुज का क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज का एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम। यह मेरा इस त्रिभुज का एरिया होगा या फिर क्षेत्रफल होगा। तो देखिए यह सभी को समझ में आया कि एरिया क्या होता है त्रिभुज का, और सूत्र क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का।
त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, देखिए ये आपको समझ में आया। तो अभी आपको आपको सूत्र में यह दिख रहा होगा कि इसमें मेन दो चीजें हैं। इसमें दो चीजें मेन है पूरे सूत्र में। एक तो देखिए इसमें आधार मेन है, एक तो इसमें क्या आधार मेन है या फिर बेस मेन है, और एक इसमें ऊंचाई मेन है या फिर हाइट मेन है। अगर मुझे किसी त्रिभुज का आधार पता लग गया और ऊंचाई पता लग गई तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकता हूं। तो अभी मेरा चैलेंज ये आता है कि मुझे हर त्रिभुज का आधार या फिर बेस और ऊंचाई या फिर हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी। तो देखिए वो कैसे कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि आपको सबसे पहले, अगर मैं त्रिभुज के प्रकार पे जाऊं, तो समकोण त्रिभुज अगर मुझे दिया गया है, अगर मुझे समकोण त्रिभुज दिया गया है तो मुझे देखिए कुछ इस प्रकार का त्रिभुज दिया जाएगा एबीसी, जिसमें एक मुझे 90 डिग्री एंगल दिया होगा। मुझे इस प्रकार से भुजा दी होंगी ए बी और सी। तो वहां पे मुझे आधार और ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी होगी? तो देखिए समकोण त्रिभुज में यह जो हिस्सा होता है, यह जो हिस्सा होता है, यह होता है आपका आधार या फिर जिसे बोलते हैं बेस इंग्लिश में। और यह आपकी होती है ऊंचाई, या सॉरी यह होती है आपकी ऊंचाई, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हाइट। वो हमें यहाँ पे दी हुई है ए। तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपने समकोण त्रिभुज के बारे में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि समकोण त्रिभुज में यह जो 90 डिग्री है, इसके सामने की जो भुजा होती है वह होती है कर्ण। वह होती है कर्ण, या फिर जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये आपने पढ़ा होगा। तो हमें देखिए यहाँ पे तो हो गई, हमें कर्ण हो गया हमारा कितना सी। यह जो हमें ट्रायंगल दिया है जिसमें जिसमें हमें भुजाएं दी हुई है एबीसी, तो इसमें हमारा कर्ण हो गया सी। तो आप इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि कर्ण को छोड़ के जो और दो भुजाएं होती हैं, कर्ण को छोड़ के जो दो और भुजाएं होती हैं, वह हमारी आधार और ऊंचाई होती है। वह हमारी आधार और ऊंचाई होती है। देखिए अब वैसे तो आधार किस चीज पे डिपेंड करता है मैं बताता हूं, लेकिन वो अभी तक आपकी क्लास में नहीं है, वो आप बाद में पढ़ोगे। आधार हमेशा इस ट्रायंगल पे डिपेंड करता है कि हम, सॉरी इस एंगल पे डिपेंड करता है कि हम किस एंगल को ले रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं इस लाल वाले एंगल को ले रहा हूं तो मेरा आधार हो जाता है बी, सॉरी तो मेरा आधार हो जाता है ए। अगर मैं लाल वाले एंगल को ले रहा हूं तो मेरा आधार हो जाता है ए। लेकिन अगर मैं ग्रीन वाले एंगल को ले रहा हूं तो मेरा आधार हो जाता है बी। यह आप बाद की क्लासों में पढ़ोगे या फिर बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है मैं वह बता देता हूं। अभी के लिए आपको याद रखना है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वह होती है हमारी कर्ण या फिर हाइपोटेनियस। और उसको छोड़ के और उसको छोड़ के आप किसी भी भुजा को आप किसी भी भुजा को आधार बना सकते हैं, और किसी भी भुजा को आप ऊंचाई मान सकते हैं। किसी भी भुजा को आप आधार मान सकते हैं और किसी भी भुजा को आप ऊंचाई मान सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे मान सकते हैं? तो देखिए मैं इसे एक पेज पे आपको दिखा करके बताता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास यह एक त्रिभुज है, जो जिस त्रिभुज की अभी हम बात कर रहे थे, मान लीजिए मैं वही त्रिभुज ले रहा हूं। तो देखिए यह मेरा एक त्रिभुज है जिसकी मुझे दी हुई है यह ए, यह बी, यह सी, और यह मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है। यह तो हमारा जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई, यह तो हो गई कर्ण। मान लीजिए अभी के लिए मैं बी को आधार मान रहा हूं और ए को मैं ऊंचाई मान रहा हूं। तो मैं देखिए केस वन ले रहा हूं। केस वन, मैंने आधार किसको माना? आधार मैंने माना बी को, और ऊंचाई मैंने माना किसको? ऊंचाई मैंने माना ए को। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता था जो अभी हमने पढ़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए यहां से मेरा क्या मान आता है? 1/2 गुणा आधार मैंने माना है बी और ऊंचाई मैंने मानी है ए। तो यहां से मेरा क्या आ गया? 1/2 गुणा ए गुणा बी। देखिए यह मेरा आया 1/2 गुणा आधार गुणा बी। ये मेरा आ गया क्षेत्रफल का मान, जबकि मैंने आधार को बी माना है और ऊंचाई को ए माना है। अभी मान लीजिए मैं इसका उल्टा कर देता हूं। केस दो में मैं आधार को मानता हूं क्या? ए,
और ऊंचाई को मैं मानता हूं b, तो मेरा क्षेत्रफल कितना आएगा? तो मेरा क्षेत्रफल कितना आएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये हमने अभी सूत्र पढ़ा था त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो यह देखिए कितना आया, 1/2 गुणा आधार की जगह मैंने a रखा, ऊंचाई की जगह मैंने b रखा। तो अगर आप देखोगे कि दोनों ही केस में मेरा एरिया सेम आया, 1/2 गुणा a गुणा b, 1/2 गुणा a गुणा b। तो दोनों ही केस में क्योंकि मेरा एरिया सेम आया, तो मैं दोनों में से किसी को भी आधार और किसी को भी ऊंचाई मान सकता हूं। समकोण त्रिभुज के केस में मैं किसी को भी आधार और किसी को भी ऊंचाई मान सकता हूं। अच्छा, आपको यह गलती नहीं करनी है कि कहीं आप इस सी को, जो आपको कर्ण दिया गया है, आप उसको भी मान लो। उसे नहीं मानना है, कर्ण को छोड़ के आपको जो दोनों भुजाएं दी हुई हैं, आप उनमें से किसी को भी आधार और किसी को भी ऊंचाई मान सकते हो। ठीक है। जनरली जनरली सामान्यतः तौर पे हम इसे आधार बोलते हैं और इसे ऊंचाई बोलते हैं। सामान्यतः तौर पे हम यह जो बी है इसे आधार बोलते हैं और ए है जो इसे ऊंचाई बोलते हैं। और आपने करके भी देखा, देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी को भी आधार और किसी को भी ऊंचाई माने, बशर्ते ये इसको आप नहीं माने, कर्ण को आपको नहीं मानना है। कर्ण के अलावा जो दोनों भुजाएं हैं उनको आप मान सकते हैं। यह समझ में आया आपको समकोण त्रिभुज में लंबाई, आधार और ऊंचाई क्या होगा? आधार और ऊंचाई आपको क्या होगा? कर्ण को छोड़ के जो दोनों भुजाएं हैं वो आपकी आधार और ऊंचाई है, या फिर बेस और हाइट है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो देखिए अब चलते हैं हम समबाहु त्रिभुज पर। देखिए अब चलते हैं हम समबाहु त्रिभुज पर, समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल पर। इक्विलेटरल ट्राइंगल पर तो देखिए यहाँ पे हमें इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं ही समान हो। तो देखिए हमें यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि इसकी भुजा ए, ये भी ए है, यह भी ए है और यह भी ए है। तो हमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं ए ए ए। तो देखिए तीनों भुजाएं ए दी हुई हैं, तो इसका आधार तो हम कोई भी मान सकते हैं। आधार तो कुछ भी मान लीजिए, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें आधार ए होगा। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं ही ए हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कहता है मैं सर इसको आधार मानूंगा, ठीक है आप उसको मान लीजिए, वो भी ए है। कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं इसको आधार मानूंगा, तो ठीक है आप इसको मान लीजिए, ये भी ए है। तो तीनों ही भुजाएं आप देखोगे तो ए हैं, तो इसमें आधार की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आधार को तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने आधार मान लीजिए, यहाँ पे आधार इसको माना, तो ये हमारा ए हो गया, तो ये हो गया हमारा ए। लेकिन इसमें होता है कि ऊंचाई सर ये कैसे आई, ऊंचाई कैसे कैलकुलेट होगी? तो देखिए ऊंचाई को हम एक अलग से पेज पे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज यह है, यह आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया है। आपको इस तरह से समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसमें आपको तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है ए ए ए। देखिए ऊंचाई की डेफिनेशन क्या होती है? ऊंचाई की डेफिनेशन क्या होती है? अभी आपने देखा हमने इसको माना था आधार, इस वाली भुजा को हमने माना था आधार। चलिए मैं इसका नाम भी दे देता हूं जिससे कि आगे कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं P नाम दे रहा हूं, इसको Q नाम दे रहा हूं, इसको R नाम दे रहा हूं। अभी आपने देखा था कि हमने QR को माना था आधार। तो ऊंचाई की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ऊंचाई की अगर देखिए मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो आधार के सामने वाले शीर्ष से, आधार के सामने वाले शीर्ष से अगर मैं आधार पर परपेंडिकुलम, आधार पर लंबवत दूरी, आधार पर लंबवत दूरी ऊंचाई होती है, ऊंचाई होती है। आधार के सामने वाले शीर्ष से, आधार का सामने का शीर्ष ये हो गया हमारा यहाँ पे P। अगर मैं इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूं, आधार कौन सा था हमारा Q, QR। तो QR पर अगर मैं इस पे लंबवत डालूं, तो यह हमारा जो, जिसको अगर आपको ध्यान हो तो हमने इस पॉइंट को पहले MB नाम दिया था। तो अगर मैं इसे फिर से M नाम दूं, तो यह जो हमारा PM होगा, यह जो हमारा PM होगा, यह है हमारी यहाँ पे ऊंचाई होगी, यह हमारी यहाँ पे ऊंचाई होगी। देखिए अब हम इस PM का मान ज्ञात करना है, हमें इस ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो इस ऊंचाई का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें PR, यह हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि हमने लंबवत खींचा है। तो यह तो हो गया हमारा
यह तो हो गया हमारा 90 डिग्री। और देखिए इसका मान दिया हुआ है हमें ए। तो हमें अभी इसका और इसके बीच की दूरी का मान ज्ञात करना है, मतलब कि एम आर का मान ज्ञात करना है, जो मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट की हुई है। देखिए इस पूरी का जो मान है, इस पूरी का मान तो है ए। हमें इसकी आधी का मान ज्ञात करना है, या फिर मैं कहूं एक समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है ना, जो समबाहु त्रिभुज की यह ऊंचाई होती है, यह सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। यह सामने वाली भुजा, जो कि इस केस में क्यू आर थी, उसे बराबर भागों में बांटेगी। तो देखिए यहाँ पे क्यू एम बराबर होगा एम आर के। क्यू एम बराबर होगा एम आर के। और देखिए यहाँ पे हमारा ए आर, पूरा क्यू आर तो था ए। तो देखिए यहाँ पे हमारा आधा जो एम आर है वो कितना हो जाएगा, A/2। यह जो हमारा मान है जो ब्लैक कलर से हाईलाइट है यहाँ पे, यह हमारा हो जाएगा A/2। तो देखिए इसे मैं थोड़ा यहाँ पे बना रहा हूँ क्लियर, इस पी एम आर त्रिभुज को। इस पी एम आर त्रिभुज को मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर बना रहा हूँ, जैसे कि अगर किसी बच्चे को दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो यहाँ से समझ जाए। ये हमारा है पॉइंट पी, ये हमारा है पॉइंट एम, ये हमारा है पॉइंट आर। यह 90 डिग्री है, यह ए है। इसका मान हमें ज्ञात करना है पीएम का। और इस एम आर का मान हमने ज्ञात कर लिया है A/2। इसका मान हमने ज्ञात कर लिया है A/2। अच्छा देखिए 6:30 हो गए हैं, आप बस 2 मिनट और वेट करेंगे, ये कंसेप्ट हमारा खत्म होने वाला है। यह कंसेप्ट हमारा खत्म होने ही वाला है। ठीक है, ये पी एम आर आ गया, पी एम आर में ये एम आर का मान आ गया A/2। पी आर का मान हमें दिया हुआ है ए। तो देखिए आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर या फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है, वह होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा है, यह ए है। तो यह हमारा कर्ण हो गया, ए का स्क्वायर। आधार हमारा कितना है, A/2। तो यह हो गया देखिए हमारा आधार का स्क्वायर, A/2 का स्क्वायर। प्लस लंब क्या हो गया हमारा, लंब है PM। तो यह हमें ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो उसकी जगह मैंने अभी लंब का स्क्वायर ही लिखा है। ए स्क्वायर को देखिए ए स्क्वायर ही रहा। A/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, और इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। और इस लंब का स्क्वायर की जगह आ जाएगा लंब का स्क्वायर। अब देखिए इस A²/4 को मैं यहाँ पक्षांतरण करके ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा A² माइनस A²/4 बराबर लंब का स्क्वायर। अभी देखिए मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे 4 है और यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, तो एक होगा। जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है। तो देखिए हम इनका एलसीएम लेते हैं, 1 और 4 का एलसीएम होगा 4। देखिए यहाँ पे एक है, एक का पहले इस 4, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, एक का अगर मैंने 4 में भाग दिया तो वो 4 बार जाएगा। और फिर 4 को A² से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4A²। और यहाँ पे 4 है, 4 को 4 में भाग दूं तो एक बार जाएगा, और फिर एक का A² से गुणा करूं तो वह होगा A²। यह होगा हमारा लंब का स्क्वायर। देखिए मैं इसे आगे ग्रीन कलर से सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो 4A² यहाँ है, A² यहाँ है, तो यह होगा हमारा 3A² डिवाइड बाई 4 यहाँ है नीचे, यह होगा हमारा 4। यह होगा हमारा लंब का स्क्वायर। यह होगा हमारा लंब का स्क्वायर। लेकिन हमें तो लंब का स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें तो ऊंचाई निकालनी है। तो हमें लंब निकालना होगा। तो मैं देखिए यहाँ इसके बाद ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ से मेरा आया है कितना, 3A² बटा 4 बराबर लंब का स्क्वायर। तो देखिए मुझे यहाँ पे लंब निकालने के लिए क्या लेना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। 3A² बटे 4 बराबर लंब के स्क्वायर का रूट। देखिए इस स्क्वायर से यह रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए आप जल्दी जल्दी में ये मत कीजिए, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म कर दीजिए। क्योंकि ध्यान दीजिए ये स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ ए पर है, 3 पर नहीं है, 4 पर नहीं है। तो क्या होगा, ओनली ए बाहर आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर ओनली ए पर था ना, तो ए बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से।
और 3/4 ही क्या रहेंगे, स्क्वायर के अंदर ही रहेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे। और यहाँ पे ये स्क्वायर खत्म हो गया था, तो यह हो जाएगा हमारा लंब। तो देखिए हमारा क्या आ गया, लंब जो आ गया वो आ गया हमारा √3/4 इससे अगर आप चाहें और सोल्व करना चाहें तो आप इस 4 को भी देखिए, 4 को कैसे लिख सकता हूं मैं। 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ √3/2 का स्क्वायर गुणा ए बराबर लंब। और यहां से फिर ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट किस पे बचेगा, रूट ओनली 3 पर ही बचेगा। रूट हमारा किस पर बचेगा, रूट ओनली हमारा 3 पर ही बचेगा। तो यह हो जाएगा हमारा √3/2 ए बराबर ये लंब। तो यहां से हमारा देखिए लंब या फिर ऊंचाई का मान कितना आया, √3/2 इंटू ए। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए यही चीज जो हाइट दी हुई है वो यहाँ पे लिखी हुई है, √3/2 इंटू ए। ठीक है, देखिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आज शायद कुछ ज्यादा हो गया होगा, तो इसलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है अनम्यूट करके।